और इस कमेटी ने जब इंक्वायरी की तो उसमें यह कहा गया कि रिलायंस को जानबूझ के ज्यादा पॉइंट दिए गए, और फिर इसके बाद जब दोबारा से रिलायंस का इवैल्यूएशन हुआ तो रिलायंस के पॉइंट्स कम हो गए। और मजे की बात तो यह है कि इस अनजान लेटर की वजह से सीबीआई एफआईआर फाइल कर देती है और रिलायंस को खाली हाथ तो जाना ही पड़ा, इसके साथ साथ चीटिंग के भी एलिगेशन का सामना करना पड़ा। उसमें पता लगा कि एक्चुअली अडानी ने सीक्रेटली बिडवेस्ट और एसीएसए से पहले ही डील कर ली थी। 6 एयरपोर्ट की बिडिंग स्टार्ट करने से पहले रूल्स को चेंज किया गया, लेकिन इसके बाद भी इस रूल को चेंज कर दिया जाता है कि कोई भी कंपनी कितने भी एयरपोर्ट ले सकती है। कंपनीज आती हैं, लेकिन अडानी ग्रुप्स ऐसी बोली लगाता है कि कोई आसपास तक नहीं रहता। जो ज्यादा पैसे की बोली लगा के बिड जीती थी उसने वो नुकसान खुद उठा के गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया, बल्कि इन एयरपोर्ट पे पैसेंजर से ली जाने वाली फीस बढ़ाई। देखिए, गवर्नमेंट जो है हमारी, उसके पास किसी भी प्राइवेट कंपनी के कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा और ज्यादा कैपेबिलिटी है, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में चीजें क्यों दे देती है? बीएसएनएल अपने टाइम पे सबसे सस्ती सर्विस देती थी। इनफैक्ट अपने एम्प्लॉइज को अच्छा पैकेज और जॉब सिक्योरिटी भी प्राइवेट कंपनीज के कंपैरेटिवली ज्यादा देती थी, लेकिन उसके बाद भी बीएसएनएल इन प्राइवेट प्लेयर्स के सामने नहीं टिक पाई। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या सच में गवर्नमेंट को बिजनेस चलाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स की जरूरत है, या जानबूझ के ऐसा करती है वो? और दूसरी चीज, मैं ये सारी चीजें इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि इंडिया में जो एयरपोर्ट्स हैं वहां कुछ ऐसा हो रहा है जिसका डायरेक्ट असर सिर्फ और सिर्फ आम जनता पे पड़ेगा। देखिए, इन सब चीजों की शुरुआत होती है 1999 में। 1999 से पहले इंडिया के सारे एयरपोर्ट्स को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ऐसे ही किसी प्राइवेट प्लेयर को एयरपोर्ट उठा के नहीं दे सकती, क्योंकि एयरपोर्ट एक नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है। तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहना बहुत ही जरूरी है इसमें। तो इस चीज से निपटने के लिए एक मॉडल बनाया गया ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहे। इस मॉडल का नाम था पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो अब ये पीपीपी मॉडल क्या है? बेसिकली इसमें ना गवर्नमेंट डायरेक्टली एयरपोर्ट को चलाती है और ना ही प्राइवेट कंपनीज एयरपोर्ट को चलाती हैं, बल्कि एक अलग से कंपनी बनाई जाती है एयरपोर्ट के लिए, जिसको या तो गवर्नमेंट चलाती है या फिर इस पीपीपी मॉडल की तरह प्राइवेट कंपनीज चलाती हैं। इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे 1999 में यह डिसाइड किया गया कि केरला के कोची एयरपोर्ट को प्राइवेट कर दिया जाएगा, लेकिन इसको डायरेक्ट प्राइवेट कंपनीज को नहीं दिया गया, बल्कि गवर्नमेंट ने एक अलग से कंपनी बनाई जिसका नाम था कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, CIAL, और इस एयरपोर्ट को CIAL को दे दिया गया। और ये जो ऑपरेटर कंपनी थी CIAL, इसके 33% शेयर्स गवर्नमेंट ने अपने पास रखे, जो सबसे ज्यादा थे, और बाकी के जो बचे शेयर्स थे उनको प्राइवेट कंपनीज, सेंट्रल PSUs और छोटे इन्वेस्टर्स को दे दिया गया। ऐसे अगर मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेटर की बात करें तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड MIAL, इसमें 74% शेयर्स अडानी ग्रुप के पास है और 36% शेयर AAI यानी गवर्नमेंट के पास है। अभी इस मुंबई एयरपोर्ट में अडानी ग्रुप का नाम सुन के आप सोच रहे हो कि 74% शेयर इसने कैसे ले लिए, तो अभी सब समझाऊंगा मैं आपको। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं कि पिछले कुछ महीनों में आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि AI और चैट जीपीटी की बहुत बात हो रही है, क्योंकि हमारे टाइम की ये सबसे बड़ी टेक रेवोल्यूशन है। इनफैक्ट हम लोगों ने भी अपनी वीडियोस में इसका यूज करना स्टार्ट किया। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि आप AI और चैट जीपीटी कैसे सीख सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में? सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा ग्रोथ स्कूल का 3 आवर पेड वर्कशॉप, जो ग्रोथ स्कूल के फाउंडर वैभव सिसिंती खुद होस्ट कर रहे हैं। ये वर्कशॉप मेरे पहले 1000 व्यूअर्स के लिए फ्री है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री है ये। इस वर्कशॉप की मदद से आप सीख पाएंगे कि आप कैसे 10 लोगों का काम अकेले कर सकते हो और कैसे AI की हेल्प से अपना करियर अर्निंग पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं। चाहे आप कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल हो, जॉब करते हो, फाउंडर हो, फ्रीलांसर हो या क्रिएटर हो, ये वर्कशॉप आपको काफी मदद करेगी। ग्रोथ स्कूल रियल एंड प्रैक्टिकल स्किल सिखा के लोगों को टॉप 1% बनाने में हेल्प करता है और 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ग्रोथ स्कूल के कोर्सेज लिए हैं। ग्रोथ स्कूल हमेशा से इंडस्ट्री में सबसे पहले ब्रांड्स में से एक रह चुके हैं जो अपने लर्नर्स को नो कोड, Web3 और अब चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं। कुणाल शाह, तन्मय भट्ट और सिकोया जैसे VCs ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक कीजिए। बस पहले 1000 लोगों के लिए ये वर्कशॉप फ्री है। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। अब देखिए, जब ये पीपीपी मॉडल करके प्राइवेट कंपनीज को एयरपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व किया गया तो लोगों के बहुत ही मिक्स रिएक्शन आने लगे। एक तबका जो इसके सपोर्ट में है वो कहता है कि एयरपोर्ट में प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे और पैसा डालेंगे तो गवर्नमेंट का पैसा बचेगा और वो बचा हुआ पैसा गवर्नमेंट देश के किसी और काम में लगाएगी। और दूसरी चीज, प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं तो उनको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का लालच होता है, तो वो अलग अलग ट्रिक्स लगा के डिमांड और सर्विस दोनों बढ़ाएंगे और इससे टूरिज्म और जॉब्स क्रिएट होती है। वहीं दूसरा तबका जो इसके खिलाफ में है, उसका यह कहना है कि जब गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते हैं
और प्रोजेक्ट हैंडल करने की समझ नहीं होती है, तब वो अपनी जिम्मेदारी से भाग के प्राइवेट प्लेयर्स का मुंह देखती है। और प्राइवेटाइजेशन होने से लोगों के लिए हर चीज महंगी तो होती है, एम्प्लॉयज की जॉब स्टेबिलिटी भी सफर करती है। और इसके साथ साथ एयरपोर्ट एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। तो इस तबके का मानना है कि प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में फॉरेन कंपनीज भी चाहें तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके एयरपोर्ट के ऑपरेशंस में इंटरफेयर कर सकती है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, आपको दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट का एग्जांपल लेकर समझाता हूं। दिल्ली एयरपोर्ट का जो एरिया है वो इंडियन एयरफोर्स, बीएसएफ, इन सब का ऑपरेशनल एरिया है। ऐसे ही बॉम्बे एयरपोर्ट को ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ONGC और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी यूज करते हैं। ऐसे में कोई बाहरी ताकत फॉरेन कंपनीज के थ्रू चाहे तो बहुत बड़ा डैमेज कर सकती है। और नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ इसमें एक चीज और कही जाती है जो इसके अगेंस्ट में है। उनका ये मानना है कि जो पूरा प्राइवेटाइजेशन है, ये पूरा प्रोसेस अनफेयर है, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए जो आम जनता से जमीन ली जाती है वो सरकार लेती है, और जब पब्लिक गुड्स की बात होती है तो सरकार को एक फिक्स रेट में जमीन देना लोगों की मजबूरी होती है। तो जब सरकारी तरीके से जमीन लेके आप एयरपोर्ट बना रहे हो और फिर लास्ट में जाके प्राइवेट प्लेयर्स को दे रहे हो, तो ये लोगों के साथ धोखा हुआ। देखिए 1999 में कोची एयरपोर्ट को प्राइवेट हाथों में पहली बार दिया गया था। उसके 4 साल बाद यानी कि 2003 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI इसने फिर से कहा कि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट को भी हम प्राइवेटाइज करेंगे। अब इसके बाद 2004 से 2005 तक का जो टाइम था, इसमें उस टाइम की गवर्नमेंट ने PPP मॉडल वाला जो प्रोसेस जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था वो स्टार्ट किया, जिसमें एक कंपनी इन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट के लिए बनाई जिसका नाम था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIAL। दूसरी इन्होंने मुंबई के लिए बनाई जिसका नाम था मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी कि MIAL। 26% का हिस्सा AAI ने अपने पास रखा और बाकी का बचा हुआ जो 74% हिस्सा था वो इन्होंने डिसाइड किया कि ये प्राइवेट प्लेयर्स को देंगे। और इसके लिए इन्होंने 2006 में कंपनीज को बुलाया और एक बिडिंग सिस्टम स्टार्ट करवाया, जिसमें दिल्ली के एयरपोर्ट की बिडिंग के लिए ये कंपनीज आई और मुंबई के एयरपोर्ट की बिडिंग के लिए ये कंपनीज आई। इस बिडिंग में 3 क्राइटेरिया रखे गए थे: मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, जिनके बेसिस पे ये डिसाइड होना था कि एयरपोर्ट किस प्राइवेट कंपनी को मिलेंगे। ये जो रिलायंस के सामने फाइनेंशियल कैपेबिलिटी वाले सेक्शन में 49.99 लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि रिलायंस ने इस बिडिंग प्रोसेस में ये कहा है कि एयरपोर्ट से कमाया गया रेवेन्यू का इतना % हिस्सा गवर्नमेंट को देगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था, जिसमें आप देख भी रहे हैं कि रिलायंस ने सबसे ज्यादा हिस्सा देने का ऑफर किया। इसके बाद मैनेजमेंट और डेवलपमेंट कैपेबिलिटी के भी पॉइंट सिस्टम थे, जिसमें अलग अलग चीजें देख के पॉइंट्स देने थे। इसमें भी रिलायंस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया और दिल्ली एयरपोर्ट की बिडिंग रिलायंस जीत गई। लेकिन इसके कुछ दिन बाद एक दिक्कत आ गई। रिलायंस के ऊपर बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है। वो एलिगेशन ये था कि जो लोग इस बिडिंग में इवैल्यूएशन करके नंबर्स दे रहे थे वो रिलायंस के जानने वाले थे। बात इतनी ज्यादा बढ़ती है कि इस बिडिंग को कैंसिल करके गवर्नमेंट ने अलग से इंक्वायरी करने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था ग्रुप ऑफ एमिनेंट टेक्निकल एक्सपर्ट्स GETE। और इस कमेटी ने जब इंक्वायरी की तो उसमें यह कहा गया कि रिलायंस को जानबूझ के ज्यादा पॉइंट दिए गए, और फिर इसके बाद जब दोबारा से रिलायंस का इवैल्यूएशन हुआ तो रिलायंस के पॉइंट्स कम हो गए। ये जो प्री GETE और पोस्ट GETE लिखा हुआ है ये इसी चीज का है। प्री में रिलायंस के पॉइंट्स ज्यादा थे, लेकिन पोस्ट में जब इंक्वायरी हुई तो रिलायंस के पॉइंट्स कम हो गए और इसके बाद GMR फ्रैफोर्ड को दिल्ली का एयरपोर्ट दे दिया गया। फिर यहां से भी रिलायंस नहीं माना, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन नवंबर 2006 में वहां पे रिलायंस की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया और रिलायंस को खाली हाथ तो जाना ही पड़ा, इसके साथ साथ चीटिंग के भी एलिगेशन का सामना करना पड़ा। अब देखिए रिलायंस तो इस बिडिंग प्रोसेस से बाहर निकल गया था और दिल्ली एयरपोर्ट GMR फ्रैफोर्ड को मिल गया था। अगर आप मुंबई के एयरपोर्ट के बिडिंग प्रोसेस का पॉइंट टेबल देखोगे तो यहां भी GMR फ्रैफोर्ड आगे था, लेकिन एक ही कंपनी की मोनोपोली ना हो जाए इसलिए ये रूल था कि एक कंपनी को 2 एयरपोर्ट इस बिडिंग में नहीं दिए जाएंगे। तो अब क्योंकि GMR फ्रैफोर्ड को इस रूल की वजह से सिर्फ एक ही एयरपोर्ट मिल सकता था, तो GMR फ्रैफोर्ड ने दिल्ली एयरपोर्ट सेलेक्ट किया, तो दिल्ली एयरपोर्ट GMR को मिल गया। और जब मुंबई एयरपोर्ट से GMR निकल के उसने दिल्ली चूज किया तो जो बाकी बची कंपनीज थी उसमें GVK जो था वो पॉइंट्स में आगे था, तो उसको मुंबई एयरपोर्ट मिल गया। अब आप कहोगे कि अडानी ग्रुप के पास तो 7-7 एयरपोर्ट है और यहां आप हमें समझा रहे हो कि 2 एयरपोर्ट एक कंपनी को नहीं मिल सकते। तो अभी थोड़ा सा वेट करिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये बिडिंग प्रोसेस हो जाती है, GVK और GMR ग्रुप को दिल्ली और मुंबई के 2 बड़े एयरपोर्ट मिल जाते हैं। अब इसके 2 साल बाद 2008 में फिर से गवर्नमेंट कहती है कि ये जो बैंगलोर और हैदराबाद के एयरपोर्ट्स हैं इनको भी PPP मॉडल के थ्रू प्राइवेटाइज करा जाएगा। फिर से बिडिंग होती है और फिर से GMR और GVK जीत जाती है। हैदराबाद का एयरपोर्ट GMR ग्रुप के पास चला जाता है और बैंगलोर एयरपोर्ट GVK ग्रुप के पास चला जाता है। तो जो 2008 का टाइम था उस टाइम पे GMR और GVK इंडियन एयरपोर्ट के सबसे बड़े प्राइवेट ऑपरेटर बन गए थे। जैसे
जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट के साथ अडानी ग्रुप का नाम जुड़ता है, वैसे ही जीएमआर और जीवीके का नाम लिया जाता था उस टाइम की गवर्नमेंट के साथ। जिस तरह से आज की डेट में अडानी ग्रुप बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जीवीके ग्रुप भी बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रहा था। जीवीके ने इंडिया का पहला इंडिपेंडेंट पावर प्लांट बनाया, पहला 6 लेन रोड प्रोजेक्ट बनाया, साथ में जीवीके को नवी मुंबई एयरपोर्ट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। इसके अलावा जीवीके ने 2011 में क्वींसलैंड में $1.26 बिलियन की कोल माइन खरीदी और इसके साथ साथ एक 500 किलोमीटर रेल लाइन और एक पोर्ट बनाने का प्लान भी अनाउंस किया। सेम वही चीज जो आज की डेट में अडानी ग्रुप के साथ हो रही है। जैसे अभी हिंडनबर्ग ने अडानी की जो डिटेल्स आउट करी थी तो अडानी के शेयर्स गिर गए थे, सेम ऐसे ही उस टाइम पे 2012 में क्रेडिट सुई ने हाउस ऑफ डेट नाम से एक रिपोर्ट निकाली थी और इसमें इंडिया के 10 सबसे ज्यादा कर्ज में रहे कॉर्पोरेट हाउसेस को लिस्ट किया था, जिसमें जीवीके का भी नाम था और इसकी वजह से जीवीके का भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। ये सब तो चल ही रहा था। इसके साथ साथ उत्तराखंड में अलकनंदा में 330 MV का हाइड्रो पावर प्लांट बनाया था जीवीके ने, लेकिन चालू होने से पहले ही उत्तराखंड में फ्लड आ गया और वो प्रोजेक्ट 2 साल के लिए डिले हो गया। और ये जो 2012 का उत्तराखंड वाला प्रोजेक्ट था, ये डिले होके 2014 में पहुंच जाता है और उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। और जब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो 2014 में जब पंजाब में 540 MW गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ, तब सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक्स की एलोकेशन को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से जीवीके को कोल मिलना मुश्किल हो गया था। कुल मिला के हर साल इनकी सिचुएशन टफ होती जा रही थी। इसके बाद आता है साल 2019, मुंबई एयरपोर्ट, जो मैंने पहले भी बताया था। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल था। जो अभी मैंने ये कंपनियों के नाम बताए हैं, ये ऐसा नहीं कि अपने शेयर्स उठा के किसी को भी बेच सकती थी। अगर इन कंपनीज में से कोई एक कंपनी अपने शेयर्स बेचना चाहती है तो वो पहले इन बाकी बची कंपनीज से पूछेगी, फिर जाके कहीं बाहर अपने शेयर्स को बेच सकती। कंपनियां थी जो मैंने भी नाम लिए, इन्होंने एग्रीमेंट्स भी साइन किए थे, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट SHA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA, ये साइन किया था। राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल वर्ड सुनोगे तो इसका मतलब यही है कि बाहर बेचने से पहले आप इनसे पूछोगे और ये चाहें तो उसको रिफ्यूज करके खुद खरीद सकते हैं। तो जनवरी 2019 आता है और इन्हीं कंपनी में से एक कंपनी बिडवेस्ट ने बाकी बची कंपनी से कहा कि वो अपने मुंबई एयरपोर्ट के शेयर्स बेचने वाली है। अगर आपको लेने हैं तो 30 दिन के अंदर आप ले लो, वरना वो बाहर जाके किसी और को बेच देगी। अब ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि रूल्स के हिसाब से तो बिडवेस्ट ऐसा कर सकती है, लेकिन हल्ला इस पे 22 फरवरी 2019 को होता है। जीवीके ने रूल के हिसाब से इस डील को ब्लॉक कर दिया और कहा कि मुंबई एयरपोर्ट के जो शेयर्स हैं वो बाहर किसी और को नहीं बेचे जाएंगे, वो खुद खरीदेगा। अब देखिए, ये जो टाइम था, यहां से जीवीके का बुरा टाइम चालू हो जाता है। वो पहले ही फाइनेंशियल लॉस में चल रहा था, जैसे मैंने पहले बताया आपको। इसके साथ साथ उसने अडानी ग्रुप से भी पंगा ले लिया था। इसके बाद जीवीके को सबसे पहले दिक्कत आई उसके नवी मुंबई प्रोजेक्ट में। येस बैंक, जो उसको पैसे उधार देके प्रोजेक्ट में हेल्प करने को रेडी था, वो अचानक से मना कर देता है। उसके बाद SBI ने भी फाइनेंशियल क्लोजर में डिले करना स्टार्ट कर दिया। कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र CIDCO, इसने भी शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट के ब्रीच को लेकर इनके ऊपर क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। और कहानी यहां भी नहीं रुकती है। एक अनोनिमस लेटर CBI को मिलता है, जिसमें यह मेंशन था कि जीवीके ग्रुप के चेयरमैन GVK रेड्डी और उनके बेटे GV संजय रेड्डी, जो कि MIL के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुंबई के एयरपोर्ट फंड्स में से 705 करोड़ रुपए चुरा लिए हैं। और मजे की बात तो यह है कि इस अनजान लेटर की वजह से CBI FIR फाइल कर देती है और इसमें ED भी पीछे नहीं रहती है। इसके कुछ दिन बाद ही जीवीके के ऑफिसेस को रेड किया गया और मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस पे एक सेपरेट केस फाइल कर दिया। मिंट ने 2020 में एक आर्टिकल पब्लिश किया था, उसमें उसने कहा कि कैसा कोइंसिडेंस है कि जैसे ही जीवीके ने अडानी की डील को फेल किया, वैसे ही उसके ऊपर CBI और ED बैठ गई। उस पर्टिकुलर टाइम पे जीवीके के लिए हर तरफ से सिचुएशन टफ हो गई थी। फिर अचानक से एक दिन न्यूज आती है कि जीवीके अडानी से डील करने को मान गया है और अब जीवीके मुंबई एयरपोर्ट को जो शेयर्स हैं वो अडानी को दे देगा और उसके बदले में अडानी जीवीके के जो लोन है SBI वगैरह पे वो पे कर देगा। इसके साथ साथ ACSA और बिडवेस्ट ने भी चुपचाप अपने शेयर्स अडानी को बेच दिए और अडानी ग्रुप के पास 74% स्टेक आ गए। और इतना ही नहीं, मुंबई एयरपोर्ट के साथ साथ जो अंडर कंस्ट्रक्शन नवी मुंबई एयरपोर्ट भी था, वो भी अडानी के पास आ गया था। अगर आपने हमारा NDTV वाला वीडियो देखा होगा तो NDTV को भी सेम तरीके से एक्वायर किया गया था। और जब जीवीके मान जाता है और डील डन हो जाती है, उसके कुछ महीने बाद जनवरी 2023 में CBI कहता है कि जीवीके के ऊपर जो केस लगा था उसमें कोई करप्शन नहीं मिला, जीवीके की कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से मुंबई एयरपोर्ट जो है वो अडानी ग्रुप के पास आ जाता है। और इसके बाद जो 6 और एयरपोर्ट हैं वो अडानी के पास कैसे आते हैं, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है।
देखिए, जिस वीक में मुंबई एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के पास जाता है, उसके नेक्स्ट वीक में एक न्यूज आती है जिसमें सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी जी कहते हैं कि मैं अपने दिल से कह सकता हूं कि सरकार को एयरपोर्ट और एयरलाइंस नहीं चलानी चाहिए, ये सारी चीजें प्राइवेट प्लेयर्स को दे देनी चाहिए। और ये स्टेटमेंट जब आई थी तो उससे लगने लगा था कि आगे और भी एयरपोर्ट जो है उनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। और लोगों के असम्पशन सही निकले, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट अपने 6 और एयरपोर्ट, जिसमें अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर, लखनऊ, मैंगलोर और तिरुवनंतपुरम थे, उनको भी पीपीपी मॉडल के थ्रू प्राइवेटाइज करेगी। इस अनाउंसमेंट के बाद 6 एयरपोर्ट्स की बिडिंग स्टार्ट होती है और इस 6 एयरपोर्ट की जो बिडिंग होती है, इसमें सारे के सारे यानी 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप जीत जाता है। बाकी मुंबई वाला एयरपोर्ट पहले से ही था, तो अडानी ग्रुप के पास टोटल 8 में से 7 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप के पास पहुंच जाते हैं। अब आप कहोगे कि अडानी ग्रुप तो रूल्स के हिसाब से बिडिंग प्रोसेस में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं था, क्योंकि इनको एयरपोर्ट्स वगैरह चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखिए, ये 6 एयरपोर्ट की बिडिंग स्टार्ट करने से पहले रूल्स को चेंज किया गया। सबसे पहला रूल चेंज हुआ कि अगर किसी प्राइवेट प्लेयर को एयरपोर्ट चाहिए तो वो बिडिंग प्रोसेस में आ सकता है, उसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज और उसका एक्सपीरियंस नहीं देखा जाएगा। देखिए, जब मैं आपको दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट के पहले के हुए ऑक्शन का पॉइंट टेबल दिखा रहा था, तो उसमें 3 सेक्शन थे: मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, डेवलपमेंट कैपेबिलिटी और फाइनेंशियल बिडिंग। तो ये जो नई बिडिंग प्रोसेस में से इन 3 में से 2 चीजों को हटा दिया गया था, एक मैनेजमेंट कैपेबिलिटी और दूसरी डेवलपमेंट कैपेबिलिटी। तो नई बिडिंग प्रोसेस में सिर्फ फाइनेंशियल बिडिंग देखी जाएगी, मतलब कि टेक्निकली कौन सी कंपनी ज्यादा कैपेबल है वो छोड़ के ये देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा पैसा कौन ऑफर कर रहा है एयरपोर्ट लेने की बिडिंग में। जब ये रूल चेंज किया गया तो सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंस मिनिस्ट्री और नीति आयोग दोनों ने मना किया था, ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जिस कंपनी के पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होगी और सिर्फ पैसा देके एयरपोर्ट ले लेगी तो वो पूरे प्रोजेक्ट को जोखिम में डाल सकती है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और बिना एक्सपीरियंस के कंपनीज को एयरपोर्ट की बिडिंग में पार्ट लेना अलाउ किया गया। और यही रीजन था कि अडानी ग्रुप बिडिंग प्रोसेस में बैठ पाया। दूसरा रूल ये चेंज किया गया कि एक कंपनी 2 से ज्यादा एयरपोर्ट ले सकती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जब दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट में जीएमआर दोनों बिडिंग में आगे था तो उसको मजबूरी में एक एयरपोर्ट छोड़ना पड़ा था, क्योंकि रूल्स के हिसाब से उस पर्टिकुलर बिडिंग में एक कंपनी को 2 एयरपोर्ट नहीं दिए जा रहे थे, क्योंकि दोनों बड़े एयरपोर्ट एक ही कंपनी के पास चले जाएंगे तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। और इस तरीके के रूल्स जो है गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम करती रहती है। जैसे जब दिल्ली में जब इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट हाथों में दिया गया था तो दिल्ली को अलग अलग जोन में डिवाइड करके 2 अलग कंपनियों को दिया गया था ताकि मोनोपोली ना हो। और अगर एयरपोर्ट की भी बात करें तो अगर ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट एक ही कंपनी के पास जाएंगे तो कुछ दिक्कत हो जाती है कंपनी में, तो सारे एयरपोर्ट रिस्क पे आ जाते हैं। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एम्प्लॉइज यूनियन के पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें यह कहा गया कि जब एक कंपनी को मल्टीपल एयरपोर्ट्स देने की बात की गई थी तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि डीईए इसने इसके लिए साफ मना कर दिया था। और इसके साथ ही डीईए ने दिसंबर 2018 में एक अप्रेजल नोट में भी कहा था कि एक बिडर को 2 से ज्यादा एयरपोर्ट नहीं मिलने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मोनोपोली होगी और एयरपोर्ट्स रिस्क पे आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी इस रूल को चेंज कर दिया जाता है कि कोई भी कंपनी कितने भी एयरपोर्ट ले सकती है, और अगर ये रूल चेंज नहीं होता तो अडानी को 6 एयरपोर्ट नहीं मिलते। अब तीसरा रूल ये चेंज किया गया कि अब कंपनीज को गवर्नमेंट के साथ रेवेन्यू शेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे पर पैसेंजर फीस ली जाएगी। मतलब कि एयरपोर्ट पे हर पैसेंजर की एक फीस डिसाइड कर दो, तुम कमाओ चाहे ना कमाओ, हर पैसेंजर जो एयरपोर्ट पे आएगा उसकी फीस फिक्स होगी, और जो सबसे ज्यादा पर पैसेंजर फीस देगा बिडिंग प्रोसेस के अंदर वो जीत जाएगा बिडिंग। तो अब आप कहोगे कि इसमें क्या दिक्कत हो गई, तो देखिए इसके पीछे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, जब दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट की बिडिंग प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें मैंने रिलायंस वाले सेक्शन के सामने एक चीज मेंशन की थी कि 45.99% रेवेन्यू हिस्सा रिलायंस देने को रेडी था, जो कि बहुत ही ज्यादा था, और उसी के बेसिस पे डिसाइड हुआ था कि कौन बिड जीतेगा। देखिए, अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स होंगे तो आपने हमारी हाउ एयरपोर्ट्स अर्न मनी ये वाली वीडियो देखी होगी कि एयरपोर्ट 2 तरीके से पैसे कमाता है। एक तो वो पैसेंजर से पैसा लेता है टिकट वगैरह से, दूसरा वो एयरपोर्ट की दुकानों वगैरह से रेंट पे, लाउंज और पार्किंग वगैरह रेंट पे देता है, और एडवर्टाइजिंग से लेता है। तो जब पर पैसेंजर के हिसाब से जो है वो प्राइवेट कंपनी की जेब में जाएगा, तो ये घाटे का सौदा हुआ गवर्नमेंट के लिए। और यही रीजन था कि डीईए और नीति आयोग इस पैसेंजर फी वाले मॉडल के अगेंस्ट में थे। नीति आयोग ने एक नोट में लिखा कि इससे पहले जो प्रॉफिट था वो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के बीच में बांट लिया जाता था, उससे गवर्नमेंट को ज्यादा फायदा था। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर हम नई कंपनीज को आगे नहीं आने देंगे तो एयरपोर्ट बिजनेस में एक्सपीरियंस वाली बहुत ही कम कंपनीज हैं, खाली 6 कंपनीज हैं। अगर हम बार बार सिर्फ उन्हीं कंपनीज को बिडिंग में बैठाएंगे तो उनकी मोनोपोली हो जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट कंपनी को मल्टीपल एयरपोर्ट देने वाला रूल इसलिए लाया गया
क्योंकि पहले एयरपोर्ट्स कम थे। आज की डेट में 100 से ज्यादा एयरपोर्ट हैं इंडिया में। अगर ये रूल रहेगा तो डिमांड के हिसाब से उतनी प्राइवेट कंपनी है ही नहीं, तो मजबूरी थी ये रूल चेंज करने की। पर पैसेंजर फी वाला जो इशू था उस पर गवर्नमेंट ने यह कहा कि कंपनीज अपना रेवेन्यू कम दिखाती हैं तो इससे नुकसान होता है, इसलिए पर पैसेंजर वाला मॉडल जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए उसको लाया गया। तो ये सारे क्लैरिफिकेशन देने के बाद रूल्स चेंज होते हैं और उसके बाद आता है बिडिंग प्रोसेस वाला दिन। कंपनीज आती हैं लेकिन अडानी ग्रुप्स ऐसी बोली लगाता है कि कोई आसपास तक नहीं रहता। ये देखिए अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ 6 के 6 एयरपोर्ट में अडानी ग्रुप की बिडिंग के आसपास भी नहीं है कोई। जहां मैंगलोर एयरपोर्ट के लिए 45 रुपीज पर पैसेंजर की बोली लगी, वहां अडानी ग्रुप ने 115 रुपए पर पैसेंजर की बोली लगाई। और यही रीजन था एक तरफा 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप जीत जाता है। लेकिन बिड जीतने के बाद एक चीज और होती है। अडानी ग्रुप ने ये जो ज्यादा पैसे की बोली लगा के बिड जीती थी, उसने वो नुकसान खुद उठा के गवर्नमेंट को पैसा नहीं दिया, बल्कि इन एयरपोर्ट पे पैसेंजर से ली जाने वाली फीस बढ़ा दी। जिससे हुआ ये कि जो ज्यादा पैसे की बिडिंग लगाई थी उसने और जो एक्स्ट्रा पैसा उसको सरकार को देना था वो उसने पैसेंजर से एक्स्ट्रा वसूल लिया और अपना प्रॉफिट अपने पास रखा। मैं एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि अहमदाबाद से ट्रेवल करने वाले लोग अगर अपना टिकट खोल के देखेंगे तो उसमें एक चीज नोटिस करेंगे। अहमदाबाद में पहले यूजर डेवलपमेंट फी जो पर पैसेंजर चार्ज की जाती थी और आपकी टिकट में इंक्लूडेड होती थी, वो पहले डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए 100 रुपए थी, लेकिन 1 फरवरी 2023 से वो डोमेस्टिक पैसेंजर के लिए 250 रुपए और इंटरनेशनल पैसेंजर के लिए 550 रुपए कर दी गई। और यही नहीं, 1 अप्रैल 2024 से ये डोमेस्टिक के लिए 450 हो जाएगी और इंटरनेशनल के लिए 880 रुपए हो जाएगी। और 1 अप्रैल 2025 से ये डोमेस्टिक के लिए 600 हो जाएगी और इंटरनेशनल के लिए 1190 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैंगलुरु एयरपोर्ट को लें तो वहां भी सेम चीज की गई। डोमेस्टिक पैसेंजर के लिए यूडीएफ यानी यूजर डेवलपमेंट फी पहले 150 रुपए ली गई और इस साल उसको 350 रुपए कर दिया गया। अगले साल उसको 560 रुपए कर दिया जाएगा, यानी कि हर साल बढ़ेगी वो। देखिए सिंपल समझाने का मतलब ये है कि अगर आप एयरपोर्ट से फ्लाई करते हैं तो उसकी टिकट अब महंगी हो जाएंगी। और डोमेस्टिक के लिए 192 थी और इंटरनेशनल के लिए 561 थी, वो एक ही साल में बढ़कर डोमेस्टिक के लिए 930 और इंटरनेशनल के लिए 2500 हो गई है। यानी कि एक साल में 4 से 5 गुना यूडीएफ बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अडानी ग्रुप के जो एयरपोर्ट्स हैं वहां पे जो लैंडिंग और पार्किंग चार्जेस को लेकर जो इशू चल रहा है वो एक अलग मुद्दा है, उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऊपर खेल कुछ भी हो रहा हो और गवर्नमेंट कोई सी भी हो, प्रोसेस सबका सेम है कि आखिरी में पैसा जो है वो आम आदमी की जेब से जाता है। इसमें कुछ लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी भी करेंगे कि इस टाइम पे ये हो रहा है, पहले ये हो रहा था। देखिए कोई भी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, आप ईयर देख लीजिएगा शुरू से लेकर आखिरी तक, कोई भी गवर्नमेंट हो, सबने सेम काम किया है। पहले कंपनी कोई दूसरी थी, इस समय कंपनी कोई और है। अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो जीएमआर ग्रुप जो है वो लीड कर रहा है इंडियन एयरपोर्ट्स में। इसके पास 34.13% इंटरनेशनल ट्रैफिक है और 29.27% डोमेस्टिक ट्रैफिक है। लेकिन आने वाले टाइम में अडानी ग्रुप इनको पीछे छोड़ देगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो भी समझाता हूं। गवर्नमेंट ने अब प्राइवेटाइजेशन के लिए अगले राउंड ऑफ एयरपोर्ट्स को तैयार कर लिया है। इसमें अमृतसर, वाराणसी, भुवनेश्वर, तिरुचिरापल्ली और रायपुर जैसे एयरपोर्ट हैं। ये एयरपोर्ट इंटरनेशनल ट्रैफिक का 4% और डोमेस्टिक ट्रैफिक का 5% अकाउंट करते हैं। अगर अडानी ग्रुप बिडिंग में ये सारे एयरपोर्ट जीत जाता है तो अडानी ग्रुप के पास जीएमआर से ज्यादा पैसेंजर्स होंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट का प्लान है कि अगले कुछ साल में 50 एयरपोर्ट्स को और प्राइवेटाइज किया जाएगा जिनको गवर्नमेंट चलाती है। अगर अडानी ग्रुप ये सारे एयरपोर्ट्स की भी बिडिंग जीत जाता है तो इंडिया के एयरपोर्ट स्पेस में एक मोनोपोली भी हो सकती है। जो माहौल है उससे लग रहा है कि अडानी ग्रुप आगे की बिड जीत जाएगा। अगर आप न्यूज के चीफ एग्जीक्यूटिव अरुण बंसल ने कहा कि अडानी आने वाले एयरपोर्ट बिड्स में और एयरपोर्ट्स के लिए बिड करेगा क्योंकि उसका एम्बिशन है कि इंडिया का वो लीडिंग एयरपोर्ट ऑपरेटर बने। लेकिन अगर आप न्यूज में जीएमआर के स्टेटमेंट को देखोगे तो वो कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं। जीएमआर का कहना है कि हम अब बिडिंग को लेकर एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखेंगे, मतलब कि बहुत हाई बिडिंग नहीं करेंगे। तो इससे लोग आइडिया लगा रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम में अडानी ग्रुप की मोनोपोली होगी इंडियन एयरपोर्ट्स पर। लेकिन जब भी ऐसी सिचुएशन होती है कि 1-2 प्लेयर्स ही बचते हैं और सिर्फ उन्हीं की ही मोनोपोली रहती है, ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता का होता है। इससे पहले जब एयरपोर्ट्स पूरी तरीके से गवर्नमेंट के हाथ में थे तो उनकी जवाबदेही होती थी पार्लियामेंट को, जिनको लोगों ने चुना था, तो उसको मुनाफे के साथ साथ लोगों के बारे में भी सोचना पड़ता था। लेकिन अगर यही चीज गवर्नमेंट से हटके सिर्फ कुछ बड़े प्राइवेट प्लेयर्स के पास चली जाएगी तो जो प्राइवेट प्लेयर्स की जवाबदेही है वो किसी को नहीं रहेगी। वो मुनाफा के लिए काम करते हैं, उनको समाज सेवा या पब्लिक गुड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कई सारे प्राइवेट प्लेयर रहते हैं तो एक कॉम्पिटिशन रहता है, लेकिन अगर सिर्फ 1 या 2 प्राइवेट प्लेयर बचते हैं तो वो अपनी मर्जी चला सकते हैं। वो कोई भी लेम रीजन देके प्राइस डबल कर देंगे और कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। सेम यही चीज आज से कुछ साल पहले टेलीकॉम सेक्टर में भी हुई थी। पहले 7-8 कंपनियां थीं, लेकिन आज की डेट में सिर्फ 3 हैं।
एयरटेल, जियो और वोडाफोन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 3 कंपनीज हैं यही प्राइस को कंट्रोल करती हैं। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाती है। जैसे नवंबर 2021 में सभी कंपनियों ने अपने 4G का जो प्राइस था वो 20% बढ़ा दिया था। पहले एयरटेल ने प्राइस बढ़ाया, फिर वोडाफोन ने बढ़ाया और फिर जियो ने बढ़ाया। अगर इन तीनों कंपनीज में से सिर्फ एक कंपनी पैसा बढ़ाती तो उसको नुकसान होता, पब्लिक बाकी ऑपरेटर्स के पास चली जाती। लेकिन इनको पता था कि अगर तीनों ही प्लेयर्स पैसा बढ़ाएंगे, एक साथ बढ़ाएंगे, तो कस्टमर की मजबूरी बन जाएगी, उसको देना पड़ेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसी तरीके की जो सिचुएशन है वो एयरपोर्ट में भी हो सकती है अगर अडानी और GMR जैसे 2-3 बड़े प्लेयर ही एयरपोर्ट स्पेस में रह जाएंगे तो। थैंक यू।